बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर मैं आपको कहूं कि भारत का बुरा वक्त शुरू हो चुका है तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। चीन और पाकिस्तान भारत के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, और ना सिर्फ भारत के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं बल्कि अलग महाजों पे भी मसरूफ़ हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर दिफाई महाज से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तरफ तुर्की की 5 दिफाई कंपनियां दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में उनका शुमार हो चुका है, और पाकिस्तान भी उस रास्ते पर चल पड़ा है। और इस रास्ते पे चलने के बाद पाकिस्तान के नसीब किस तरह जाग सकते हैं, जब मैं आपको तुर्की की कंपनियों का डाटा आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। इसके साथ ही खबरें आ रही हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर एक नई जंग शुरू हो चुकी है, और यमन में यूएई और सऊदी अरब एक दूसरे के आमने सामने हैं। ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि यूरोप तबाह हो रहा है, और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इंडोनेशिया के वो सदर जिनको पाकिस्तान आने से मना कर दिया गया था जनवरी के महीने में, जब वो भारत के योम जमहूरिया पे भारत गए थे, तो अब वो पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं और कौन कौन सी डीलें साइन होने जा रही हैं, इस समेत बहुत कुछ आपके सामने रखूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सामने ये खबर आ चुकी होगी कि नाइजीरिया के अंदर JF-17 थंडर इस्तेमाल किए गए हैं। तो इस हवाले से मजीद खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान को शायद 40-45 या शायद 49 फाइटर जेट्स का आर्डर मिल सकता है। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को फाइटर जेट फरोख्त कर रहा है JF-17 थंडर, वहीं वो PFX एक नया 4.5 जनरेशन फाइटर जेट मुख्तलिफ ममालिक की इन्वेस्टमेंट के साथ बना रहा है। और इंडोनेशिया के सदर भी कुछ इसी तरह की डीलें करने जा रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि बांग्लादेश ने भी फैसला कर लिया है कि उसने अब कौन सा फाइटर जेट इस्तेमाल करना है, और उस हवाले से खबरें आ गई हैं कि बांग्लादेश ने इटालियन कंपनी लियोनार्डो के साथ यूरो फाइटर टाइफून जेट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ये एक कंसोर्शियम चला रहा है जिसके अंदर इटली, जर्मनी, यूके, स्पेन शामिल है, और आपको पता है कि यूरो फाइटर का एक नाम है, और बांग्लादेश ये फाइटर जेट्स लेने जा रहा है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया से ये खबर आई है कि जिस तरह तुर्की के किजिल इल्मा ड्रोन ने BVR मिसाइल फायर किया था, इसी तरह बोइंग ने ऑस्ट्रेलिया की मदद से वहां पे MQ-28 घोस्ट बैट ड्रोन के जरिए BVR मिसाइल फायर किया गया। लेकिन इन दोनों के अंदर एक फर्क है। यहाँ पे बोइंग ये कह रही है कि ये पहला तजर्बा किया गया है, लेकिन इसकी हकीकत यह है कि यहाँ पे MQ-28 के साथ अवैक्स अटैच था, यानी कि वो फार्मूला जो कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था, ये वो ऑपरेशन किया गया। लेकिन यहाँ पे हम किजिल्मा के मामले में ये देखते हैं कि उसका BVR जो रेंज मिसाइल था वो भी अपना तुर्की का था, गोग-2 गान के नाम से, जबकि मुराद के नाम से जो रडार है वो भी तुर्की का अपना था, और उसके लिए किसी भी किस्म के अवैक्स की मदद नहीं ली गई थी। तो यहाँ पे तुर्की को अभी तक एडवांटेज हासिल है, जिस तरह उसने अपने ड्रोन के अंदर ईसा रडार लगा के, BVR मिसाइल लगा के और दीगर इक्विपमेंट लगा के F-16 को टारगेट किया था। लेकिन इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि ट्रंप जो है वो उनकी, आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी आ चुकी है, और अब वो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं हुक्मरानी करने आया हूं अमेरिका पे, मैं अमेरिका को चलाने आया हूं, मैं यूरोप को चलाने नहीं आया। और यूरोप जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, और यूरोप जाने और यूरोप का काम जाने, हमारा यूरोप से कोई लेना देना नहीं है। और बहुत जल्द यूरोप को ये कह दिया जाएगा कि जैसे भी करना है आप अगले 1-2 सालों के अंदर अपने दिफा का बंदोबस्त करें, वरना अमेरिका आपको सिक्योरिटी फराहम नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि किस तरह इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के जो सिक्योरिटी के चीफ थे उनको निशाना बनाने के लिए GBU-39 अपना बॉम्ब जो है वो इस्तेमाल किया था। इंतहाई एडवांस्ड जो है वो वेपन है। लेकिन यहाँ पे एक काम खराब हो गया है। जहाँ हमारे पास खबरें आ रही हैं कि ईरान इस वक्त चीन से और रूस से 1000 फाइटर जेट लेने का प्लान बना रहा है, जबकि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक 48 Su-35 रशिया ईरान के लिए तैयार कर रहा है।
और बहुत जल्द 2026 के अंदर पहले 16 फाइटर जेट मिलेंगे और उसके बाद मजीद 2028 तक तमाम तर फाइटर जेट मिल जाएंगे और इनके साथ R-37M मिसाइल है वो भी लगेगा और लेटेस्ट तीन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट तीन रडार और S-400 दिफाई निजाम भी ईरान के पास आ रहा है। लेकिन यहां पे जो खबर है ये बड़ी खतरनाक खबर है। अब आपको पता है कि अमेरिका ने ईरान की जो एटमी तंसीबात थी उनको तबाह करने के लिए GBU बॉम्ब था जो कि 30,000 टन वजनी बॉम्ब था जिसको B-2 बॉम्बर्स के जरिए गिराया गया था। अब खबरें ये आ रही हैं कि वहां पे जो भी बम गिराए गए थे उनमें से एक बम फटा नहीं था और अब ईरान अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको उस बॉम्ब की तर्ज पे बना रहा है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल जहां पे भी जाके लगे वो नीचे कंक्रीट के अंदर भी 20 मीटर तक नीचे जाके वो जाके फटें और वो मैक्सिमम तबाही करें। लेकिन यहां पे जो GBU-39 बगैर फटे लिबनान में रह गया था, अब उसके बारे में भी लिबनानी मीडिया ये कह रहा है कि ये बम जो है ये ईरान के हवाले कर दिया गया है और ईरान के इंजीनियर अब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद जो अमेरिका की प्रिसीजन अटैक कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और इसका जो नेविगेशन सिस्टम है उसको अपने बैलिस्टिक मिसाइल के लिए इस्तेमाल करेंगे जो कि अभी तक अमेरिका ने बचा के रखा हुआ था। अगर ये सब कुछ ईरान करने में कामयाब हो जाता है तो फिर इस्राइल के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। लेकिन जो असल परेशानी है वो है भारत के लिए। हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीन के रोबोट्स निगरानी कर रहे हैं। हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह चीन ने एक ड्रोन हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया है जो कि 23,000 फुट की बुलंदी पे जाके ऑपरेट करता है, जहां पे कोई भी कन्वेंशनल पायलट ऑपरेट नहीं कर सकता, वहां पे ये ड्रोन हेलीकॉप्टर ऑपरेट करेगा और ये ऑपरेट भी 8 घंटे तक करेगा और इसकी स्पीड 178 किलोमीटर फी घंटा होगी और ये अपने साथ मिसाइल भी लेके जाएगा जो कि मूविंग और स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको टारगेट करने की काबिलियत रखता हो। और इसके साथ ही आपको पता चल चुका है कि नेवी के हवाले से बड़ी ही कमालात चीन जो है कर रहा है। वो कैसे ड्रोन कश्तियां बना रहा है जो कि मिसाइल ट्रकों की सूरत में 48 मिसाइल अपने साथ लेके चीनी जहाज़ों के साथ चलेंगी और इस तरह की कई कश्तियां होंगी जो कि रिमोट कंट्रोल से और ड्रोन तर्ज के ऊपर चल रही होंगी। लेकिन अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये है कि चीन ने फैसला कर लिया है कि भारत से अरुणाचल प्रदेश हासिल करके रहना है और उसमें पाकिस्तान ने चीन को सपोर्ट कर दिया है और पाकिस्तान ने कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन का हिस्सा है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि मोदी अपनी घटिया सियासत को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इस वक्त चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चीन हो, हर तरफ से भारत के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये तमाम की तमाम डेवलपमेंट्स अल्टीमेटली भारत की तकसीम पर जा रही हैं और बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि भारत को घेर लिया गया है और वो तमाम तर हिस्से जो कि मुतनाज़िया जिन पे भारत ने कब्जा किया हुआ है वो तमाम ममालिक ने अपना अपना हिस्सा हासिल कर लिया है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि चीन ने इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दिया है। वहाँ पे हमने आपको बताया कि किस तरह 16 एयर बेसिस बन चुके हैं साउथ तिब्बत के करीब और हम ये देख रहे हैं कि स्टेल्थ वहाँ पे मौजूद हैं और मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम वहाँ पे मौजूद हैं, टैंक्स वहाँ पहुँच चुके हैं, ड्रोन्स वहाँ पहुँच चुके हैं और बहुत से लेटेस्ट तरीन हथियार वहाँ पे पहुँचे हैं। और उसके बाद फिर हमें ये पता चलता है कि किस तरह जो 76th आर्मी ऑफ वेस्टर्न थिएटर कमांड है PLA की, उसने वहाँ पे एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं हाई एल्टीट्यूड के ऊपर और इनका काम है रैपिड रिस्पांस और 3488 किलोमीटर की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको काबू करना है और वहाँ पे भारत को मज़ा चिखाना है। और अब यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और उसका अमली मुजाहरा भी इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रही हैं, एक तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह BVR मिसाइल PL-15 के पाकिस्तान के भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के बाद दुनिया की जंगी हिकमत अमलियाँ तब्दील हो चुकी हैं।
अब जो फौजी राइफलों के साथ उनका कोई भी अब वो बात नहीं रही जो कि पहले से माजी में हमने देखी थी। इसी तरह जो फाइटर जेट हैं, डॉग फाइट, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनका भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो रॉकेट हैं और जो मिसाइल सिस्टम है जो कि आप किसी भी जगह से एग्जैक्ट 1 मीटर के पिन पॉइंट टारगेट को आप निशाना बना सकते हैं, इससे कोई भी चीज़ इस वक्त महफूज नहीं है। और अब दुनिया की जो जंगी हिकमत अमलियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पे बदल चुकी हैं। तो हम साथ में खबर आती है कि F-35 ने मेटियोर मिसाइल जो है वो भी इंटीग्रेट अपने साथ कर लिया। हो सकता है ये कोई मार्केटिंग का टूल हो, क्योंकि अमेरिका के पास अपना एमराम 120 मिसाइल है जो कि पाकिस्तान ने हाल ही में F-16 के लिए लिया है। लेकिन इसके साथ ही हम मशरक़ वुस्ता में ये देख रहे हैं कि 2 मुस्लिम ममालिक एक तीसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर मैदान जंग सजाए बैठे हैं। एक तरफ UAE है और दूसरी तरफ सऊदी अरब है और दरमियान में है यमन। अब आपको पता है कि 2 दिसंबर को जो साउथर्न ट्रांजिशनल कौंसल यानी STC है, जिसको UAE सपोर्ट कर रहा है और ये सेपरेटिस्ट हैं, इन्होंने हमला किया है और इन्होंने एक सियान सिटी के ऊपर मिलिट्री बेसिस और ऑयल डिपोस के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन इसके साथ ही जब ये एडवांस होते हैं और हजम माउंट और अल मरा के जो सिटीज़ हैं बड़े, वहाँ पे जाके ये मिलिट्री बेसिस और आयल की जो तनसीबात हैं उन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो सऊदी अरब की जो मिलिट्री है वो फौरी तौर पे ईस्ट की तरफ मूव करती हुई नज़र आती है। और कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब ने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि ये हमारी रेड लाइन है, अगर आपने हैजम माउंट सिटी या दीगर सिटी को जो कि यमन की आधी आबादी और जो मास है उसके ऊपर मबनी है, अगर आपने इस तरफ मज़ीद पेशकदमी की तो फिर ये मैदान जंग बन जाएगा और यहाँ पे जंग शुरू हो जाएगी। बहरहाल अब हम ये देख रहे हैं कि जो मेजर ऑयल रिजर्व्स हैं यहाँ पे उन पर भी इन बागियों का कब्जा हो सकता है। लेकिन UAE बड़े ही स्मार्टली इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ आपको पता है कि यमन सऊदी अरब का हमसाया मुल्क है और वहाँ पे डायरेक्ट सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी है वो इससे मुतासिर होती है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक नई जंग छिड़ने जा रही है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि किस तरह पाकिस्तान के नसीब तुर्की की राह पे चलते हुए बदल सकते हैं। अब एक दिफाई साजो सामान बनाने वाली जो टॉप 100 कंपनियां हैं, सिप्री ने उसकी एक रिपोर्ट बनाई है, यानी स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। उसमें 5 कंपनियां जो तुर्की की हैं वो टॉप 100 के अंदर आई हैं, जिनमें से उसमें एक एसेल्सन है जो कि 52 नंबर पे आती है। इसके साथ ही बेकार यानी कि ड्रोन बनाने वाली बेरख्तार ड्रोन जिन्होंने बनाया है। अब ये जो एसेल्सन कंपनी है ये रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर समेत इस तरह की चीज़ें बनाती है। बेकार जो है वो ड्रोन्स बनाती है। इसी तरह जो स्पेस इंडस्ट्री है वो 75th नंबर पे आई है। और हम ये देख रहे हैं कि 2014 में $1.5 बिलियन के बिजनेस से आज 2024-25 के अंदर ये $7 बिलियन पे जा चुका है और कहा यह जा रहा है कि अगले 2-3 साल के अंदर ये $11 बिलियन पे जा सकता है। इस वक्त आपको पता है कि जो तुर्की की स्पेस इंडस्ट्री है उसमें 1,10,000 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। 1100 प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं जहां पे तुर्की ने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। और इसकी वजह यह है कि आपको पता है कि तुर्की के मुख्तलिफ तनाज़ात रहे हैं, चाहे कब्रस से, चाहे कुर्दों से, चाहे सीरिया से, चाहे उसने S-400 रशिया से लिया तो उसको F-35 की पाबंदियां लगा दी गई। तो अब हम ये देख रहे हैं कि तुर्की अपनी जो डिफेंस की ज़रूरियात का आज से 10 साल पहले 80% जो है वो इंपोर्ट करता था, अब वो जो है 80% खुद अपने घर के अंदर बना रहा है और बल्कि पूरी दुनिया को भी बेच रहा है। और सिर्फ 20% चीज़ें जो हथियार हैं वो बाहर से जो है वो मंगवा रहा है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इसी राह पे चलते हुए पाकिस्तान भी बड़ी तेज़ी के साथ, चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे फार ईस्ट एशिया हो, वहाँ पे इंडोनेशिया से लेके हर मुमालिक को पाकिस्तान उनके साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगवा रहा है और अपने तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए इससे सबको मुस्तफ़ीद होने का मशवरा दे रहा है। लेकिन अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो वो है भारत, जो कि महंगे तरीन हथियार सिर्फ ख़रीद रहा है
और जो वो बना रहा था तेजा, वो शायद ना बन सके, और वो जो एम का बन रहा था शायद उसका भी कोई मुस्तकबिल ना हो। और अभी तक उनको यही नहीं पता चला कि हमने 5th जनरेशन फाइटर जेट कौन सा लेना है, जबकि पाकिस्तान के 40 J-35 फाइटर जेट जो हैं वो कभी भी किसी भी वक्त आपको खबर आएगी कि वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।